सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। गुड आफ्टरनून बालक, गुड आफ्टरनून। नहीं हुई तबीयत ठीक? सर कल से आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, ध्यान रखो, ध्यान रखो, तबीयत का ध्यान रखो। जिसकी सच में तबीयत खराब होती है ना, उसके लिए पता चल जाता है। वो आप एक्टिंग कर लो, लेकिन पकड़ में आ जाओ। टॉपिक का पहला टॉपिक का नाम सेंटर ऑफ मास। ये पढ़ाए बिना तुम्हारे स्कूल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया। सेंटर ऑफ मास पे तेरे बच्चों को ये समझ नहीं आता। ये तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है चैप्टर। अच्छा, एनएलएम का कुछ सेक्शन अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो हो रखा है, लेकिन वैसे अपन ने छोड़ रखा है। एक तो इम्पल्स और एक कॉलिजन, ये दोनों एक अलग से चैप्टर उठा के करवाऊंगा। इन दोनों का इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बाद अलग से चैप्टर उठेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत पड़ती है। और भी कुछ गजब की चीज़ें उसमें बताऊंगा। अपन जिस लक्ष्य के हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से पहले सेंटर ऑफ मास आना ज़रूरी है। तो बच्चों, मुद्दा है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। हाँ, क्या होता है? चल, एक चीज देखते हैं। अब तो सर्कुलर मोशन सब पढ़ चुके हैं। तो एक व्हील है मेरे पास, एक व्हील है, ये सड़क पे रोटेट कर रही है, मतलब कुछ इस तरीके से घूमते हुए आगे जा रही है। मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो मैं गया वेलोसिटी देखने, इस पॉइंट पे चेक किया, किधर होगी? ये पॉइंट कहाँ मूव कर रहा होगा? नीचे की तरफ। इस पॉइंट पे चेक किया, इधर की तरफ। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर वाले पे चेक किया, थोड़ा सा कम वेलोसिटी होगी, याद है ना? रेडियस कम होता जाएगा तो वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। ओमेगा कांस्टेंट रहता है सर्कुलर मोशन में। सेम यहाँ पर चेक किया, इस तरफ, इधर चेक किया, इस तरफ। यार ये तो पंगा हो गया, कोई एक फिक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं मिल रही मुझे। तो मुसीबत हो गई ना, कैसे सॉल्व करें? अब मेरे से कोई पूछे कि भाई इसका वेलोसिटी बताओ, मैं कैसे निकालूंगा? या फिर अब तक मैं आपको वेलोसिटी जो बताते चल रहा था वो कैसे बता रहा था फिर? तो बेटा, अब से पहले चैप्टर जहां भी पढ़ा हमने और जितना भी पढ़ा, वो सारा सेंटर ऑफ मास के लिए पढ़ा था, ठीक है ना? अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े, जितने फॉर्मुलेज लगाए, सब सेंटर ऑफ मास पे लगाए। सेंटर ऑफ मास के अवे अगर मैं लगाऊंगा तो डिफरेंट आएगा। अब देखो, सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में फिलहाल के लिए अगर कोई बॉडी रेगुलर बॉडी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास है। और जरा देख के बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ होगी? देखो, अगर ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट तो ऐसे आगे जा रहा होगा ना। ये पॉइंट अगर आप कंटिन्यू फोकस करके रखो तो ये मुझे ना घूमते हुए दिखेगा ना कुछ, क्योंकि उसका रेडियस भी जीरो है। देखो, कंटिन्यूस मुझे आगे जाते हुए दिखेगा। और देखो, अभी तक मैंने बात कही थी कि अगर किसी पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? सॉकेट बोर्ड में से थोड़ा रिस्की काम है, मत बैठो उधर, जगह बदल लो। इधर भी आ सकते हो। अभी भी ज़्यादा जोर से आवाज़ आ रही है उसकी? हाँ, ठीक है, डन। अच्छा, अगर इंटरनल फोर्स लग रहा हो किसी बॉडी पे तो
लेट अस सपोज ये एक रॉड था, तो ये रॉड जैक को देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसने जाके इस पे किक आउट किया, ऐसे फोर्स लगा दिया। ये रॉड कैसे जाएगा? ये रॉड एक्चुअली में मान लो ये हवा में था तो ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहने वाला है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा अगर ग्रेविटी नहीं है तो, है ना। ग्रेविटी नहीं है तो, ग्रेविटी होगी तो एक रिजल्टेंट आता, ऐसा जाता। ठीक है, पर सेंटर ऑफ मास ऐसे जाएगा। मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा? लो इस मार्कर को घुमा के दिखाता हूँ, नोटिस करना जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ये उसी के अबाउट घूमता रहेगा, वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। देखो अगर मैं इसे आगे करता हूँ मूव, हमेशा जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा था, यानी सेंटर ऑफ मास पे कोई झंझट नहीं है। जो भी कहानी है ये क्या है, सारी इधर उधर की कहानियां, इन सब पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग थी। तो यार फिजिक्स जो सॉल्व करे तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार एक काम करो ना, कौन कह रहा है इन पॉइंटों को सॉल्व करने के लिए, तुम सेंटर ऑफ मास ही सॉल्व कर लो। फिर सवाल उठता है सेंटर ऑफ मास निकालें कैसे, तो अब हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो दो बॉडीज के सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान काम है। दो पॉइंट मासेस मान लिए, एक पॉइंट मास है m1, एक पॉइंट मास है m2। ठीक है, और ये किसी ग्राफिकल पोजीशन में रखे हुए हैं, ये r, ठीक है, एक डिस्टेंस मान लिया r, एक्स वाई एक्सिस मान लो, चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस थी ये डिस्टेंस थी r1 वेक्टर, और इसकी जो डिस्टेंस थी वो थी r2 वेक्टर। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, एक बार के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। r1 वेक्टर r2 वेक्टर, लेट अस सपोज बीच में कहीं पे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था, एंड दिस इज नोन एज RCOM। तो मुझे ये पॉइंट निकालना है, कैसे निकाल सकता हूँ? बहुत सिंपल तरीका था, RCOM वेक्टर इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। सिंपल। सर तो आपने r1 r2 की फॉर्म में निकाला, x और y की फॉर्म में कैसे निकालें? वो भी आसान है। XCOM मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 रहा हो, इसका x2 y2 रहा हो, तो पहले x एक्सिस की फॉर्म में निकालना चाहते हैं, ये x y कितना आएगा सेंटर ऑफ मास का। तो देखो क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे YCOM, y के अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो सिंपल है नहीं है क्या? ये कहीं और देखा है क्या आपने फॉर्मूला? कहाँ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंटरनल डिवीजन, यही तो करते थे, वही मैंने वापस लिख दिया। बोलो अब भी समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो पहले इस पार्ट को मेंशन करो फिर बात करते हैं। अगर मैं वेलोसिटी की फॉर्म में बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के फॉर्म में बात करूँ तो एक्सेलरेशन, फिलहाल मैं डिस्टेंस के फॉर्म में लिख रहा है फॉर्मूला। जिस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मैंने फेंका था उसको चेंज, उसका चेंज नहीं होता कुछ भी, बाकी अलग अलग पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी हो रहा होता है ना उसके साथ साथ, इस वजह से। बट सेंटर ऑफ मास का कोई सर्कुलर मोशन नहीं होता है। हाँ छवि बोलो बच्चे। नहीं बेटा बिल्कुल मानते हैं ग्रेविटी लगती है, यहाँ पर मैंने कहा कि नहीं लग रही, एक बार के लिए समझने के लिए।
पहली बात समझ आए, सेंटर ऑफ मास क्या है? ये मास नहीं है, ये डिस्टेंस है, नाम है इसका सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली में क्या है, ये एक डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं छापने के बाद। सर्किल वाली नहीं है, वो तो सेंटर ऑफ मास समझाने के लिए आपको बता रहा था मैं, क्या बता के। क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन? लास्ट लाइन फालतू है, जरूरी थोड़ी रोटेट करे। ये लो, इसका सेंटर ऑफ मास का रोटेट कर रहा है, जरूरी नहीं है रोटेट करे, ठीक है ना। तो लिखो, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट center of mass is a point where we can assume whole mass is to be concentrated. Center of mass is a point where we can assume whole mass is to be concentrated. नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेंटर ऑफ मास is a distance and always depends on position of origin. यानी सेंटर ऑफ मास किसी रेफरेंस, अच्छा पोजीशन ऑफ ऑरिजिन या रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो, और रेफरेंस पॉइंट, ये किस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है वो इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं मर्जी से उठा के सेंटर ऑफ मास अपन बता देंगे हमेशा वही आएगा ना, ठीक है ना। किस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट पूछा गया ये इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरी बात करते हैं, थर्ड पॉइंट लिखो, सेंटर ऑफ मास क्या हमेशा बॉडी के इनसाइड लाई करता है? क्या हमेशा बॉडी के अंदर लाई करेगा ये? छोड़ दो क्या, एडमिट नहीं करूँ? तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास क्या करे, बॉडी के अंदर लाई करे, ये बाहर भी लाई कर सकता है। एग्जांपल बना के देता हूँ, तो लिखो, सेंटर ऑफ मास कैन बी inside or outside the body. जैसे मान लो बच्चों, एक सिंपल सी बात पूछूं, इस रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? एग्जैक्टली जो ज्योमेट्रिकल सेंटर यूनिफॉर्म रॉड है। और इसके लिए ये पूरा सिस्टम बन गया। अब देखो, पहले इस वाले के लिए सेंटर निकाल लिया, इस वाले के सेंटर निकाल लिया, पहले दोनों का सेपरेटली निकाल लिया, फिर दो बॉडीज बन गई है। सेम उस तरीके सॉल्व करके निकालेंगे तो ये बेटा कहीं यहाँ पर एग्जैक्टली लाई करता है इसका सेंटर ऑफ मास, लेकिन अभी भी तो ये बॉडी के इनसाइड लाई कर रहा है। थोड़ा सा शेप चेंज कर देते हैं,
अब बताओ, पहले इस वाले के लिए इधर, इस वाले के लिए इधर, और ओवरऑल चेक करोगे बच्चों तो कहाँ आएगा, बॉडी से बाहर लाई कर रहा है इसका सेंटर ऑफ मास। तो जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड लाई करे, वो बाहर भी लाई कर सकता है। बोलो समझ आई बात, हाँ या ना? प्लीज नोट इट डाउन। एग्जाम्पल ये दोनों ले लेना। डन। पर बेटा जरूरी तो नहीं है दो ही पार्टिकल प्रेजेंट हो आपके पास, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये तो एटॉमिक लेवल पे मैं चेक कर रहा हूँ, हर एक एटॉमिक मास है ना। अगर मैं एटॉमिक लेवल पे चेक करूँ तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उनके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो लिखो फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या बन सकता है फॉर्मूला, XCOM इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डॉट 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 mnrn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn पूरा। तो लिख दो XCOM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डॉट 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 mnrn डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसे YCOM क्या आएगा वो भी लिखो, बना के लिखो अब। MnRn y m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus dot 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 mnRn mnyn divided by total mass। ठीक है, ऐसे z एक्सिस में भी हो सकता है, मैं फिलहाल लिखवा नहीं रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, बस बस ठीक है। अगली बात करते हैं अब, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, अगर दो ही पार्टिकल हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास बच्चों हमेशा लिख लो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम। ठीक है, तो बेटा देखो दो पार्टिकल्स अगर है ना, मान लो दो पॉइंट मासेस है, एक मास ये रहा एक मास ये रहा, तो आप कुछ मत करो, इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन कर दो। ठीक है पहले, और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है ना, दोनों के सेंटर्स को जोड़ा, वो सिर्फ यही होगा, ना तो इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, तो छोटा सा डायग्राम बना दो, और सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
दो पॉइंट मासेस लिए मैंने। पॉइंट मास का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा मास जो जिसका कोई एरिया नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं। कहीं पे भी लाई कर सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि मास दोनों का सेम थोड़ी दिया मैंने, कम ज़्यादा हो सकता है। वो अगला पॉइंट समझाएगा कि किस तरफ लाई करेगा, वो अगला पॉइंट है अपना। यहाँ तक के सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको? कोई नींद में तो नहीं है? अभी करते हैं। पिछली क्लास में शौर्य नींद में था, यूवी भी था। इधर और भी कोई था क्या नींद में? मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, द सेंटर ऑफ मास divides the distance, the center of mass divides the distance between two particles in the inverse ratio of masses, in the inverse ratio of masses। अब ये क्या बात हुई? देखो एक काम करता है, देखो देखो ये गरीबी। किसको चाहिए? पेन मांग रहे थे, क्या कर रहे थे? तो बोला नहीं कुछ हो? तो बेटा मान लिया ये कोई ग्राफ था और इस पे दो मासेस एग्जिस्ट करते थे। एक मास यहाँ एग्जिस्ट करता था m1 और एक मास यहाँ एग्जिस्ट करता था m2। ठीक है, दोनों एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली क्या है? ओरिजिन। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने r1 और ये डिस्टेंस मान लिया r2। इस बार डिस्टेंस मैंने कहाँ से लिया? सेंटर ऑफ मास से। ठीक है ये क्या है मेरा? RCOM, दैट इज 0, है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 0 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास XCOM की जगह M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 लिख सकते हैं ऐसा। और M1 प्लस M2 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो यहाँ से मुझे मिला M1R1 इज इक्वल टू माइनस M2R2। दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लिया तो माइनस खत्म। तो कैन आई राइट M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 मॉड लगाकर। और अगर आपको डीपली एक बात समझ आई होगी तो M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R का मॉड। यही है इसका मतलब। इसका मतलब जिस तरफ मास ज़्यादा होगा उस तरफ R की वैल्यू कम होगी। ये बात समझ आ रही है? मतलब दोनों में से आप जज करके बताओ कौन सा मास ज़्यादा लग रहा है आपको? M1 ज़्यादा होगा, और जिस तरफ मास ज़्यादा होता जाएगा सेंटर ऑफ मास सेंटर से उधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो? तो इस पॉइंट का मतलब यही था, प्लीज नोट इट डाउन। हमेशा ज़्यादा होगा जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कम है उसका मास ज़्यादा है।
ये सारा हम लोग 2 मास सिस्टम के लिए कर रहे हैं फिलहाल, जितने पॉइंट्स मैं लास्ट में बताते जा रहा हूँ। पिछले 3-4 पॉइंट शायद मैंने 2 मास सिस्टम के लिए बताए, एक ही पॉइंट बताया n मास सिस्टम के लिए, वो NCOM जो अपन ने निकाला था, XCOM। ठीक है। अगला लिखें, इफ वन ऑफ द मास lies on the reference point, one of the mass lies on the reference point, then ये बड़ा आसान काम हो गया। अगर किसी कोई एक मास रेफरेंस पॉइंट पर लाई कर रहा हो तो यू हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। देखो कैसे, तो ये कहानी तो हटा दो, अब इसकी जरूरत है नहीं। क्या हो गया, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट बताया था ना, जहां से हम लोग देख रहे हैं वो आपको बताया जाएगा हमेशा। क्या, या तो वो बताएगा या फिर ऑप्शन में लिख कर देगा फ्रॉम दिस। ठीक है, ऐसा। तो मान लेते बच्चों 2 मासेस एग्जिस्ट करते थे, एक मास था m1, दूसरा मास था m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था l। इधर देख लो, इन दोनों का डिस्टेंस था l, आपको ये लिख कर दे दिया और पूछा कि बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब तो इस बार ना तो तुम्हारे पास R1 था ना R2 था, अब कैसा करोगे। देखो बहुत सिंपल काम है, मैं क्या करूंगा, इसी को ओरिजिन मान लूंगा, किसी एक को, इसको ओरिजिन मान लूंगा, रेफरेंस पॉइंट। तो एक बात बताओ, इस वाले का एक्सिस पे डिस्टेंस कितना हो गया? अगर मैं x1 की बात करूं तो कितना हो गया, 0, क्योंकि ओरिजिन पे लाई कर रहा है। x2 कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, l। अब क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ XCOM? कैसे कैसे, तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और बच्चों यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू 0 हो गई, तो डायरेक्ट x2 इंटू एल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो ध्यान से, मैंने m2 लिखा है। ठीक है, m2 इंटू एल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मतलब अब ये फॉर्मूला देखने में बड़ा अजीब, अच्छा मैं XCOM की जगह R लिख देता हूँ, देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट सिंपल काम है। देखो अगर मुझे इस वाले से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है ना, तो मुझे क्या करना है, इस वाले का मास लेना है, इसका मास डिवाइडेड बाय इसकी डिस्टेंस, किससे, इस मास से, अपॉन में टोटल मास, इसका मास इंटू इसका लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल मास। बस देखो यही तो किया अपन ने, कितना इजी वे में निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, कई बार इसका उल्टा पूछ लेगा, वो एल दे रखा होगा आपको और RCOM पूछ लेगा, सॉरी RCOM दे रखा होगा, एल पूछ लेगा, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बताओ। तो क्या लिख सकते हो, R इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू एल। देखो ये भी सिंपल है, दूसरे वाले का मास लेना है। ठीक है, हमेशा मास किसका लेना है, दूसरे वाले का, जो ओरिजिन पे लाई कर रहा है उसका मास ही नहीं लेना। देखो टोटल मास में लोगे जो लोगे, और कहीं पे लेने की जरूरत नहीं। इजी है नहीं है कहानी, है ना। तो समझो, वो आपको दे के देगा ये बात, मैं यही तो बता रहा हूँ, वो आपको बोलेगा कि ये आप अज्यूम m1 लाइज ऑन द ओरिजिन, या फिर आंसर में देगा R इज इक्वल टू m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 फ्रॉम m1, वो खुद। हाँ, तो आपको ऑप्शन में ऐसा लिख कर दे देगा वो। हमेशा बिना रेफरेंस पॉइंट के कभी सेंटर ऑफ मास बता ही नहीं सकते आप। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका घर कितनी दूर है, आपने बोला 3 किलोमीटर, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कोई पूछेगा काव्य का घर कितनी दूर है, मैं बोल दूंगा 3 किलोमीटर, मैं गलत हो गया ना। समझ रहे हो, रेफरेंस पॉइंट के बिना आप कभी भी डिस्टेंस नहीं बताते हो, आपका आंसर हमेशा ये होता है सर यहाँ से 3 किलोमीटर है। ठीक है ना, समझ आ रही है बात, रेफरेंस पॉइंट आप हमेशा बताते हो, ये वही है रेफरेंस पॉइंट। क्लियर हुआ, लिखो क्या लिखवाया था मैंने, बता दो एक बार। क्या बोला था, इफ देन
their center of mass, then their center of mass will be, क्या होगा, मैंने निकाल लिया, लिख लो। बड़ा मस्त चैप्टर सेंटर ऑफ मास, खूब मजा आएगा। क्या अब आप लोगों को लगता है आप लोग कैपेबल हो रिलेटिव मोशन पढ़ने के? आप पढ़ा दो तो झिल जाओगे, आगे जरूरत पड़ेगी रिलेटिव मोशन की। चलो आगे बढ़े। कुछ पॉइंट्स के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले सेंटर ऑफ मास निकालने का, फिर अपन आगे चलेंगे। अच्छा मैं फिर से याद दिला दूं, इंटीग्रेशन पे मैंने कहा था इस चैप्टर में कमांड चाहिए अच्छे से, आने वाला है बस, ठीक है। तो पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन, कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम, consider two particle system with the particles having masses m1 and m2 if the first particle is pushed, if the first particle is pushed distance d towards the center of mass, by what distance, by what distance should the second particle be moved, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position। मतलब सेंटर ऑफ मास को उसी पोजीशन पे बना के रखना है। क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा है? पहले दो मास पार्टिकल थे m1 m2, ऐसे रखे हुए थे, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच में लाई कर रहा होगा। फिर इस वाले को थोड़ा सा डी डिस्टेंस इधर लिया है, तो इस वाले को कितना आगे लेके आए कि सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वहीं रह जाए। ट्राई करना चाहोगे या करवाऊं? चलो ट्राई नेवर सरेंडर। हाँ वो तुम्हारी इच्छा है।
कितना आया? एग्जैक्टली आंसर बोलो कितना। आंसर्स हमेशा गिवन वेरिएबल्स के फॉर्म में होते हैं। गिवन वेरिएबल क्या है यहाँ पर? डी है, m1 है, m2 है, और क्या है? फिर r2 r1 कहाँ से आ गया? वो गिवन कहाँ है? गिवन कहाँ है r2 r1? क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होता है उसके फॉर्म में आंसर चाहिए होता है। नहीं समझ आ रही बात? इल्ले देख, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई गेस मैंने काफ़ी टाइम दिया आप लोगों को सॉल्व करने का, है ना? चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, मैं करवाता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना। अच्छा, जो कॉपी में अपन ने सेकंड लास्ट पॉइंट लिखा था उसको एक बार वापस देखो। इफ सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द ओरिजिन, यही वाला लिखा है। उसमें आया था ना m1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r, लिखा था। तो मैं इस केस में यही मान लेता हूँ। देखो पहले मान लेते हैं, सपोज किया कि सेंटर ऑफ मास कहीं पे ओरिजिन पे लाई कर रहा था, ठीक है? ये m1, ये m2, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान ली r1 जो मेरा दोस्त कह रहा था, और ये डिस्टेंस मान ली r2। याद रखना मान ली है नहीं, ठीक है? और फिर क्या किया मैंने, इसी मास सिस्टम को सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा इधर लेकर आ गए पास में, तो m1 इधर की तरफ आ गया। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है? r1 माइनस डी डिस्टेंस पास लेकर है, यही बोला इसने। फिर इसने बोला कि दूसरे मास को कितना मूव किया जाए m2 को, कि ये सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं बना रहे। तो एक बात बताओ, इस मास को अगर इधर ले गए और तब तो सेंटर ऑफ मास और इधर चल जाएगा। एक तो पहले इस मास के पास आने की वजह से सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ मूव करने वाला था, यही होता ना। पर अब इसकी वजह से अगर आप इधर ले गए तो और इधर की तरफ मूव कर जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आता है, मुझे सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ही बनाकर रखना है, ठीक है? तो अगर मैं इसको इधर लेके आया तो मैंने मान लिया वो डिस्टेंस कितनी थी, डी डैश, लिख सकते हैं सब। तो अब की बार डिस्टेंस कितनी हो गई, डी डैश। अब अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन है तो क्या पहले केस में m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 बोला जा सकता था, मॉड्यूलस लगाकर, ठीक है? सेम इस केस में भी ये चीज बोला जा सकता है, m1 r1 माइनस डी इज इक्वल टू m2 r2 माइनस डी डैश, बोला जा सकता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। m1 r1 माइनस m1 d इज इक्वल टू m2 r2 माइनस m2 d डैश। फ्रॉम इक्वेशन 1 m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 है, ये दोनों गुजर गए, ये दोनों गुजर गए तो माइनस से माइनस भी गुजर गए। मुझे d पहले से पता है, गिवन डेटा है, तो m1 अपॉन m2 इंटू डी इज डी डैश। खत्म कहानी, आ गया आंसर, सिंपल। बोलो समझ आया नहीं आया? तुम r1 r2 जो लेकर आए थे ना, गिवन वेरिएबल्स के फॉर्म में आंसर चाहिए था बस, तुम आंसर के करीब थे। यहीं से r1 r2 का रेशो निकाल लो, m2 बाई m1 पुट कर दो, ठीक है? इजी। ऑनलाइन वाले बच्चों में जो नहीं सो रहा बेटा हाथ उठाओ।
अच्छा, आज तो शौर्य भी जग रहा है। तो जी शौर्य, सर। लास्ट क्लास में कैसे सो गए थे बेटा? सर लास्ट क्लास में क्या हुआ कि मैं पीसी से हिट कर रहा था, तो उसमें जो पीसी का साउंड कार्ड था उसमें आवाज नहीं आ रही थी, हम्म। तो इसलिए इसको ऑन नहीं कर पा रहा था। चलो ठीक है, फिर तो क्लास ही कहाँ ले पाए होगे आप जब आवाज़ें नहीं आ रही थी तो। तो लेक्चर मैंने यूट्यूब से देख लिया था। चलो ठीक है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 1234 kg, पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, आर प्लेस्ड एट, देखो मतलब, सर प्लीज रिपीट। 4 पार्टिकल्स ऑफ masses 1, 2, 1, 3, 4 kg, और इन्हीं सबके मैं रेस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट्स बताते जा रहा हूँ। तो पहले वाले का कोऑर्डिनेट है 0,0, नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी, पहले वाले का कोऑर्डिनेट है 0,1, 0,1, दूसरे वाले का है 1,1, तीसरे वाले का है 1,0, और चौथे वाले का है 0,0। फाइंड देयर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फाइंड करो इनका। ठीक है,
यही दिया हुआ है मैंने मास। अब इधर देख लो सब लोग, पहले निकालेंगे XCOM, इस बार ज़्यादा मास पार्टिकल है। XCOM का फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर n तक MI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा XI। सर ये क्या लिख दिया आपने, यही देख रहा था, तुम लोग सो रहे हो कि जगह, क्या लिख दिया ये? कुछ नहीं बेटा, वही जो अपन ने लिखा था ना M1R1 प्लस M2R2, उसको लिखने का शॉर्टकट तरीका होता है मैथ्स में। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। और एक और गजब की बात बताऊं, सिग्मा का ही मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन ये सिग्मा हर इरेगुलर बॉडीज पे लगाया जा सकता है, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, रेगुलर बॉडीज। ठीक है ना, जो एक फिक्स शेप में हो, फिक्स इक्वेशन फॉलो करते हो उनके लिए। ठीक है ना, ये किसी भी बॉडी पे लगाया जा सकता है, मैंने कभी शेप की बात ही नहीं की इसमें। ठीक है ना, इसमें कोई भी ऐसी आड़ी टेढ़ी बॉडी हो उसके लिए भी निकाल सकते हो, ऐसा ऐसी अजीब सी बॉडी हो सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इंटीग्रेशन में कोई भी रेगुलर बॉडी, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, सर्कल हो, तो ही कर सकते हो। ठीक है, चलो तो सारी वैल्यूज रखते चलते हैं। पहले वाले के एक्स कोऑर्डिनेट देखते चलो, 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एक्स देखना अपन को 0, चेक करते हैं लक्ष्य अभी, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना, 35। ठीक है, तो बेटा देखो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3 प्लस 2 इज 6, दैट इज 0.2 यूनिट मीटर दिया हुआ था ना मैंने, यूनिट मीटर दी हुई है ना मैंने, कोई बात नहीं, मीटर है वैसे, है ना, नहीं दी तो ऐसे YCOM निकाल लो। अब डायरेक्ट निकालूं या सॉल्व करें, देखो ये तो पहला जीरो ही होने वाला है और चौथा जीरो हो जाएगा, बस इन दोनों का आने वाला है मास, तो 1 और 2, तो 3/10 दैट इज 0.3 मीटर। कोऑर्डिनेट अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का बोलना हो, RCOM, क्या बोल सकता हूँ, 0.5, 0.3, सिंपल। ठीक है, कोमल खो गई, नहीं आ रहा समझ में। चलो, आर यू इंटरेस्टेड इन सम गंदे गंदे क्वेश्चंस? नहीं, मैं तो सोच के चल रहा था कुछ गंदे गंदे क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्यों? नहीं नहीं, अब अगर मैंने ये नहीं करवाया तो ऑटोमेटिकली गंदे गंदे क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रेशन करवाना है मुझे, है ना। किसने कहा गंदा है, किसने बता दिया, किसने कहा तुम्हें? अब मैं भी कह रहा हूँ, मैं करवाता हूँ और गंदा लगे तो बताना। अच्छा, अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स कराए, कितने टॉपिक गंदे लगे? बस, तो फिर देखते चलो आगे भी, ऐसी ज़िंदगी बीत जाएगी। फिर एक दिन आएगा एग्ज़ाम का, फिर बोलोगे यार हम पढ़ ही लेते, काश सर थोड़े ज़्यादा ही लीनियंट थे, 16 घंटे ना सोने की जगह अगर पढ़ाई की होती, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ बच्चों को लगेगा अगर रील्स ना देखते जीवन में शायद कुछ अच्छा रहता। डन।
क्या हो गया गुड़िया? चलो, तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। चलो एक और सिंपल क्वेश्चन। एक क्यूब है, एक क्यूब है, उसके सारे मास m है, ठीक है, ऑल द मासेस आर m। कोई भी एक कॉर्नर पे ओरिजिन लाई करता है, ठीक है, और क्यूब है तो सारे डिस्टेंस भी सेम होंगे। तो लेट अस सपोज ऑल द डिस्टेंस आर r, ठीक है। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बनाऊं क्या डायग्राम? ये ध्यान रखना कि इस क्यूब का एक कॉर्नर ओरिजिन पे लाई करता है। मैं डायग्राम ही वापस बता देता हूँ यार, क्यों चिंता कर रहे हो? क्या? हाँ बिल्कुल होगा, सारे मासेस इक्वल हैं और सारे डिस्टेंस आर है। हर दो मास के बीच का डिस्टेंस मतलब कि एडजेसेंट कॉर्नर्स के मास का डिफरेंस कितना है? कितना आ रहा है? ये कौन सा एक्सेस निकाला तुमने? चलो देखते हैं, फिर क्वेश्चन अभी 1 सेकंड में गंदा कर दूंगा, सारे मास बदल देते हैं। क्या कहती है जनता? जनता की आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है। कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे नहीं कर सकते, सबके कोऑर्डिनेट्स चाहिए तुम्हें। अब लेंथ दो एडजेसेंट के बीच का आर है, तो अब तुम निकालो, कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेट्स? जय की तरह तुक्का नहीं मारना है, जयेश की तरह देखना भी क्या आता है। कितना आया था तुम्हारा? r/2, वेरी गुड। जितने भी बच्चे सॉल्व करने बैठ गए, याद करो मैंने एक बात बोली थी कि अगर बॉडी सिमेट्रिक है तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। बताओ ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होगा इसका? एक्स एक्सिस से भी r/2, वाई एक्सिस से भी r/2, जेड एक्सिस से भी r/2। सिंपल। तो क्या गया इसका सेंटर ऑफ मास? r/2, 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 खत्म। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में दोगे ना आंसर, कॉमा कॉमा करके बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा तुम सिर्फ r/2 ऐसे बता रहे हो आंसर। नहीं आया समझ में ये। इधर कोमल, मनसी, जागो मोहन प्यारे, देखो इन्हें ओस की बूंद। हाँ, थ्री इडियट्स, ये थ्री इडियट्स का गाना है, ये थ्री इडियट्स का गाना है। गुड। देखो ही नहीं है उसकी बूंदे।
हाँ वो वाला ना, ये बेटा तारे जमीन पर मूवी का है, देख के नहीं आया, ठीक है। मैं तारे जमीन पर की बात कर रहा था। ईशान ईशान अवस्थी, ईशान अवस्थी। एक गंदा सा क्वेश्चन तो बाद में दूंगा, पहले एक और बनाते हैं। अच्छा, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक कॉर्नर 0,0 पे लाई करता है। ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या? चलो मैं बना के दे देता हूँ। ऑल द मासेज आर m, लाइज ऑन द कॉर्नर्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाँ बेटा, तो वो वैल्यू निकाल के बता। ये 0,0 है और ये कितना दे दूं? 10,0 दे दिया। चलो वैसे तो मैं 9 देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट चलो 10,0। सारे कॉर्नर्स पे मास m लाई करता है, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। देखो, अगर तुम बेस्ट है कि इसमें मुझे मतलब कोई ऐसी रीडिंग्स दे दो, जैसे थर्मोडायनेमिक वर्क डन कितना हो रहा है, प्रेशर निकाल दो। हाँ? ऊपर वाला पॉइंट निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या हो गया यार, तुमने बात जैसी बोली सर, निकालना क्या है, तो सेंटर ऑफ मास निकाल। एक बात बताओ, वो क्वेश्चन तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को पूछूंगा मैं क्या? सिंगेज का क्वेश्चन नहीं है, सिंगेज के क्वेश्चन तो दो बार दो करवाए मैंने, खत्म हो गए वो। क्यूब वाला मैंने ही दिया, ये मैंने ही दिया। अभी देखते चलो, भी क्वेश्चन देना शुरू कर रहा हूँ मैं। हाँ, कोऑर्डिनेट दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों में, सोच लो। हाँ तो पहले मैं सिंगिंग किया करता था। हाँ, सच में नहीं, उस उसके बाद मैंने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनी, सारा शौक उतर गया। उसके बाद फिर मैंने सिंगिंग छोड़ दी। ओके, चेक करते हैं। मुझे नहीं पता आंसर, मैं भी सॉल्व भी करूंगा। देखो, पहला मुद्दा है कि अगर मुझे वो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट मिल जाए तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जू अच्छा काव्या, सोचा है आपने आपके सर पे इतने बड़े बड़े बाल आपने क्यों रख रखे हैं? सेंटर ऑफ मास की वजह से। दिमाग खाली है तो बैलेंस करने के लिए कुछ तो वजन चाहिए था, ठीक है, इसलिए आपने बड़े बाल रख रखे हैं।
क्या फिजिक्स? नहीं नहीं, मैं सही चीज़ बताऊंगा ना, सेंटर ऑफ मास। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों की रोस्टिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल कम करता हूँ। पहले करता था मैं रोस्टिंग ज़्यादा। अगर मुझे एक वीडियो मिलता तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। या फिर आपके सीनियर बैच वाले बच्चों से पूछना, उनकी भी अपनी करता रोस्टिंग, पहले क्या करता था। तो बेटा लास्ट ईयर टीचर्स डे पे मैंने यहाँ गाना भी गाया था। आतिफ असलम वाला सॉन्ग है ना, गुलाबी आंखें, वो वाला, यहीं पे इसी क्लास में। टीचर्स डे पे बढ़िया यहाँ पर फंक्शन होता है, बढ़िया मस्त, मतलब खूब डांस पार्टी होती है। हाँ, अब तुम लोगों की क्लास उस दिन है कि नहीं वो डिपेंड करता है। चलें आगे। कहाँ टक गए बच्चों, नहीं हुआ? जय दीक्षित आंसर नहीं बताया यार तुमने। तो जयश्री आपका क्या आंसर आया था बालक? 0 तो नहीं आ सकता। मेरा तो 5,5 रूट 3/2 आ रहा है। 5,5√3/2 शायद तुम्हारा आसपास है, शायद शायद शायद। चलो मैं ये डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। वैसे एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन a,0 करके दे रखा उन्होंने, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a,0, तो मैं एनसीईआरटी वाला कर दूं। तो इसका कोऑर्डिनेट सोचो, एक बात बताओ, ये 0,0, तो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट तो यार सेंटर पे लाई करेगा। तो एक्स एक्सिस तो मुझे मिल गया a/2, वाई एक्सिस मुझे निकालना है कितना होगा इसकी हाइट। क्यों बेटा 5 होगी? हाँ मतलब इस वाले केस में 5 हो जाता, मैं लास्ट में a की वैल्यू रख दूंगा 10, तो आंसर सेम आ जाएगा जो भी आना है, ठीक है। फिलहाल मैं a लेकर के कर रहा हूँ। तो ये बताओ ये वाली हाइट कितनी आएगी, ये भी तो मेरे को पॉइंट चाहिए। तो ये मुझे दे पाएगा ट्रिगोनोमेट्री। कैसे बेटा?
ये a/2, ये 60 डिग्री, तो ये हाइट निकाली जा सकती है। कैसे? लेट अस सपोज h, तो बेस अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन a/2 इज इक्वल टू 1060। तो ये कितना आ गया? h इज इक्वल टू a√3/2, यानी ये हाइट मुझे मिल गई a√3/2। बोलो कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेट्स मिल गए सारे। अब जब मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो क्या मैं इसका सेंट्रॉइड निकाल सकता हूँ? क्योंकि देखो सिमेट्रिक मास है तो सेंट्रॉइड पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और नहीं तुम्हारी इच्छा है, नहीं सर आप तो फॉर्मूला ही लगाओ, हमको नहीं पता, पता नहीं क्या अजीब अजीब चीज बताते हो, हमें नहीं पता क्या होता है सेंट्रॉइड। नहीं पता तो नहीं पता। XCOM कैन बी रिटन एज m1 और x का कोऑर्डिनेट, तो m इंटू 0 प्लस m इंटू a/2 प्लस m इंटू a, है ना। देखो पहले वाले का x कोऑर्डिनेट कितना है 0, दूसरे वाले का कितना है a/2 और तीसरे वाले का कितना है 1, डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m। इसको मैंने सॉल्व किया बच्चों, ये तो 0 ही हो गया, m कॉमन आ गया, a प्लस a/2 3a/2, तो 3ma/2 डिवाइडेड बाय 3m। मुझे लगता है 3m से 3m गुजर गया और ये आया a/2, x में वैल्यू आई a/2। अब YCOM निकालते हैं। m कॉमा पहले वाले का पॉइंट y एक्सिस में 0 प्लस दूसरे वाले का m इंटू a√3/2 और तीसरे वाले का फिर से 0 डिवाइडेड बाय 3m। m से m कट गया और इस बार बचा a√3/6, 3 2 6 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज आप चाहो तो रख लो, मेरे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है RCOM इज इक्वल टू a/2 कॉमा a√3/6। a की वैल्यू 10 उठा करके रख दो, तुमको 10 से चाहिए था, तो 5 कॉमा 5√3/3 या 5/√3 बोल सकते हो, ठीक है। न्याय समझ में इल्ले। तो एक टेस्टी क्वेश्चन इसके बाद, अच्छा तुम लोगों को इधर इन लोगों से पार्टी लेनी चाहिए थी, कल सारे नोट गिन गिन के आए, बढ़िया पार्टी वार्टी लेनी चाहिए थी ना, नहीं दे रहे सब। हुई इनकम कल ढंग से? इनकम हुई ढंग से कल? नहीं हुई इनकम? अरे मत देना पार्टी, नहीं ले रहा, ऐसे पूछ रहा हूँ, कल इनकम हुई नहीं हुई? हुई ना, इसीलिए तबीयत ठीक हुई। काफिया कोई गेम खेलना पसंद है आपको? कोई सा स्पोर्ट्स, कोई गेम, फिजिकल गेम कोई नहीं? कोई सा पसंद नहीं? खेला करो कोई फिजिकल गेम। नहीं, कोई भी एक फिजिकल गेम सबका होना चाहिए। हाँ, अब गेम का मतलब ये नहीं है कि सर BGMI पूछो मत। हाँ, लक्ष्य खेलता है बेटा, जयेश नाम लगा रहा है लक्ष्य तुम पे। कैसे? तुम पे नाम लगा रहा है, तुम मोबाइल में गेम खेलते, ऐसा पता चल रहा है मुझे।
सर वो अभी बीच में पहले तक तो मतलब कुछ टाइम पहले तक चलो इजी। तो एक अच्छा सा टेस्टी सा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को बता दूं मैं, डेंसिटी ये क्या होती है। यही गलती करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने सीखा ही आज तक यही है। डेंसिटी हम लोगों ने सीखा ही गड़बड़ है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। नहीं, मास पर यूनिट लेंथ भी डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट एरिया भी डेंसिटी होती है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम भी डेंसिटी होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। देखो एक होता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं बच्चों अपन लैम्डा से, ठीक है। और ये क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फिर एक होता है एरियल मास डेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और ये होता है बच्चों मास पर यूनिट एरिया। और एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, और ये होता है बच्चों रॉ, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगली बार अगर मैं लैम्डा बोलूँ तो आप खुद समझ जाना मैंने क्या बोला है, लीनियर मास डेंसिटी। अगर सिग्मा बोलूँ तो एरियल मास डेंसिटी, और रॉ बोलूँ तो वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। बिकॉज मास पर यूनिट वॉल्यूम था इसलिए मास डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता तो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ हाँ अभी सब आएगा, चिंता ही मत करो, अभी जीवन शुरुआत हुई है बेटा। मैंने कहा ना अब मस्त फिजिक्स आ रही है, अब आता है मजा फिजिक्स पढ़ने में। अभी एक प्रोजेक्टाइल हवा में फेंकूंगा, उस प्रोजेक्टाइल के हवा में दो टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो प्रोजेक्टाइल जमीन पे गिरेगा, बताओ उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। सर हमारे भी एग्जाम में ऐसा आया था कि मतलब कुछ फायर किया था तो दो पार्ट में हो गया था, एक हाँ पार्ट आगे गया और एक बीच में रुक गया। वो सब मैं पढ़ाऊंगा। तो बेटा सिंपल सा सोचना था, उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास वही पोजीशन लाई करेगा जो पहले बिना टोटल लाई करना चाहिए था। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, उससे निकाल लो, सॉल्व करके खत्म, ठीक है। चलो तो अब मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से, क्वेश्चन ये है कि यार दो मेटल की शीट है, ठीक है, दो मेटल की शीट है, दोनों अलग अलग मेटल्स की है, और इनका थिकनेस डिफरेंट है, थिकनेस डिफरेंट ले लो, चलो ठीक है, थिकनेस डिफरेंट है, और मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका V1 मान लिया, इसका V2 मान लिया, ये डिस्टेंस टोटल है D, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, बस डेंसिटी दोनों की अलग अलग है। तो एक तो गिवन है V1 इज इक्वल टू V2, और दोनों की डेंसिटी ρ1 और ρ2, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ρ1 इज डिफरेंट फ्रॉम ρ2। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ, सिंपल सा काम, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए मुझे। हाँ तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो V1 इज इक्वल टू V2 इक्वल टू V ले लेना। करोगे ट्राई, मैं करूँ क्या? अब मुझे नहीं पता, मैं तुमको तो वॉल्यूम दे दिया, ठीक विक से मतलब ही नहीं, वॉल्यूम दे दिया ना, बात खत्म।
अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया, दोनों का एरिया सेम है। एरिया सेम है मतलब लेंथ भी सेम है, मतलब सेम दोनों स्क्वायर स्क्वायर शेप में। दोनों स्क्वायर शेप में है। क्या नहीं, थिकनेस सेम, हाँ बिल्कुल होगी, तभी तो वॉल्यूम सेम है, बट डेंसिटी अलग अलग है, इस वजह से मास अलग अलग है। अरे बड़ी जल्दी टाइम हो गया यार। सर अगर मास पहले वाले के खैर अभी ज्यादा तो 19 मिनट है। सर अगर मास फर्स्ट वाले के ज्यादा होगा तो वो फर्स्ट वाले की तरफ लाया करेगा, लेकिन अगर सेकंड वाले के ज्यादा होगा तो सेकंड वाले में लाया करेगा, तो ऐसे दोनों के निकालना पड़ेगा। मैंने जब बोल दिया टेस्टी क्वेश्चन है तो मतलब टेस्टी क्वेश्चन है। क्या, चलो मैं कर दूं। हाँ देखो कितना खुश हो गए। हाँ कर, हम थाप लेंगे थल। ये क्वेश्चन एचसी वर्मा का है। हम्म, मास सेम नहीं है, मास सेम होते तो फिर डेंसिटी भी सेम हो जाती ना। चलो मैं कर रहा हूँ, छोड़ो। लेट अस सपोज पहले वाले का मास है m1, अब मैं मान रहा हूँ m1, तो क्या मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा जा सकता है? तो क्या इसे ρ1 इंटू वी बोल सकते हैं? और ऐसे ही m2 इज इक्वल टू क्या हो जाता, ρ2 इंटू वी, यही चाहता। कौन गायब हो गया क्लास में से? हर्षित। ठीक है, m1 ρ1 इंटू वी, ρ2 इंटू वी। ठीक है, अब बच्चों मैंने सिंपल सी बात आप लोगों से पूछी कि क्या इस अकेले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो? ज्योमेट्रिकल सेंटर ही तो होगा, है ना? तो यानी कि यहां हुआ, और इसका सेंटर ऑफ मास ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को पॉइंट मास मान लूं, पॉइंट मास मान लो, ठीक है, इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? पूरा डिस्टेंस d था तो ये भी d/2, ये भी d/2, कितना आ गया टोटल? नाले को d/4 होता तो टोटल d/2, आधा ही तो है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया सेपरेशन? d/2। क्या सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है? कैसे? RCOM, किसी भी एक के लिए मैंने बताया था तरीका, किसी एक की तरफ ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन पे मान लेते हैं, तो कितना आ गया? m2d/2 m1 प्लस m2। वैल्यूज चिपकाओ, कितना आया? ρ2v इंटू डी डिवाइडेड बाय 2, ρ1v प्लस ρ2v, v कॉमन आके ऊपर से कैंसिल आउट होगा, फाइनल आंसर इज ρ2d/2 ρ1 प्लस ρ2। लेकिन एक गड़बड़ है, ओरिजिन से है क्या ये? ओरिजिन से तो नहीं निकाला ना। अच्छा मैं एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर रहा हूँ, इसको XCOM लिख देता हूँ ना। ये फिलहाल एक्स डायरेक्शन सॉल्व करो, वाई डायरेक्शन में सॉल्व भी नहीं करना, वाई डायरेक्शन में तो वही रहने वाला है। ठीक है ना, दोनों के लिए सेम वाई डायरेक्शन डिस्टेंस है। देख लेना वाई के लिए, पहले मैं एक्स के लिए निकाल देता हूँ। लेकिन बेटा मैंने यहाँ से निकाला इसको, तो क्या इसमें मुझे d/4 जोड़ना नहीं पड़ेगा यहाँ तक के डिस्टेंस? ओरिजिन से चाहिए ना मुझे तो डिस्टेंस। तो ये तो इन दोनों पॉइंट को अज्यूम करके मैंने सॉल्व किया था, तो जो भी आंसर है उसमें क्या करना पड़ेगा? d/4 ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल XCOM
इज इक्वल टू डी बाई 4 प्लस रॉ 2 बाई डी बाई 2 रॉ 1 प्लस रॉ 2। एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो रॉ 1 डी प्लस रॉ 2 डी प्लस रॉ 2 रॉ 2 डी डिवाइडेड बाय 4 रॉ 1 प्लस रॉ 2। ऊपर सॉल्व किया तो बेटा 3 टाइम्स ऑफ रॉ 2 डी रॉ 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रॉ 2 into d by 4 rho 1 plus rho 2. This is the answer. तो तेवढं काय नहीं आया समझ में? आ गया ना पक्का? मेरे साथ साथ कौन लोग रेस लगा रहे थे? दो टारगेट तो मिल गए। मैंने लिखने के लिए बोला ही नहीं तुम्हें। मैंने लिखने के लिए बोला था? नहीं नहीं नहीं, अभी पहले मैं चेक कर लेता हूँ फिर बात करते हैं। हाथ हटाना बेटा। तो एक तो मनस्वी गई और चलो छापो छापो छापो। अच्छा, जिस दिन से तुम लोगों को मैंने पेज फाड़ने वाली बात बोली है और जिस दिन से तुम लोग बोर्ड पे ध्यान देते हो छापने की बजाय, ऐसा नहीं